भैया बहनों, सुप्रभातम। कक्षा 11 गणित के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी समुच्चय चैप्टर से हम सभी समुच्चय के अवयव के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब इसके बाद से समुच्चय के अवयव के बाद का जो नया टॉपिक है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होती है। समुच्चय के अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a set, number of elements in a set। तो आइए हम जानते हैं समुच्चय के अवयव की संख्या क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे। किसी भी समुच्चय में जितने पद या अवयव होते हैं उनकी संख्या को किसी समुच्चय में जितने पद अथवा वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या को उस समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाती है। जैसे 10 से छोटी सभी सम संख्याओं के समुच्चय में 4 अवयव हैं जो क्रमशः 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी समुच्चय में जितने पद अथवा वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या को उस समुच्चय की अवयवों की संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि 10 से छोटी सभी सम संख्याओं के समुच्चय, तो 10 से छोटी सभी सम संख्याओं के समुच्चय में 4 ही अवयव होंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग करेंगे 2 से, क्योंकि पहली छोटी संख्या होती है, सम संख्या होती है, वो होती है 2, 2, 4, 6, 8, यही 4 अवयव होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी समुच्चय ए है, तो इस समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद से थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या, जैसा कि आपको बताया गया, किसी भी समुच्चय में जितने पद या वस्तुएं होंगी उन सब की संख्या को उसके अवयवों की संख्या कहेंगे। और इसको प्रदर्शित करने के लिए n ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कह दिया कि हिंदी वर्णमाला में जो सभी स्वर हैं उनके समुच्चय में 13 स्वर आएंगे, तो यह जो संख्या 13 होगी वह उस समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी। इसको हम n से निरूपित करते हैं। अब रह गई बात कि इसके बाद हमको पढ़ना होता है समुच्चय
का निरूपण, निरूपण का मतलब देखिए क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है। तो भैया बहनों, समुच्चयों के निरूपण की दो विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है, समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन? पहला है सारणीबद्ध, सारणीबद्ध या सूची विधि, और दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको इंग्लिश में हम टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन या लिस्टिंग मेथड, टेबुलेशन या लिस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। गुण विधि को हम प्रॉपर्टी मेथड, इस विधि को हम प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की, समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। पहला है सारणीबद्ध विधि और दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो पहले हम सारणी विधि के बारे में जानेंगे। सारणी विधि को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म यानी सारणी विधि। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक और मझले कोष्ठक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। मझले कोष्ठक के अंदर श्रेणी या सूची बनाकर लिखते हैं। अवयवों को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच कामा, ये कामा है, उनके बीच कामा का प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे ये कहा जाए कि यदि किसी समुच्चय में मान लीजिए यदि कोई समुच्चय ए है, ए में 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं तो इन्हें निम्न प्रकार लिखते हैं। तो हम निम्न प्रकार लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। ए बराबर मझला कोष्ठक बनाएंगे और उसमें सभी एलिमेंटों को डाल देंगे कामा के साथ। 1 2 3 4 5, ये समुच्चय हमारा बनके तैयार हो गया। तो बहुत सरल है कि समुच्चय निर्माण की दो विधियां हैं। कौन कौन? एक है सारणीबद्ध या सूची विधि, दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो पहली विधि को हम अध्ययन करते हैं, सारणी विधि को।
इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर श्रेणी या सूची बनाकर यानी लिस्ट बनाकर रखते हैं, इसलिए इसका नाम है लिस्टिंग मेथड। लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाने के कारण ही इसको हम लिस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। तो सूची बनाकर लिखते हैं और उनके अवयवों को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 के बीच कामा का प्रयोग किया गया, ऐसे 2 3 के बीच कामा का प्रयोग है, 3 4 के बीच कामा का प्रयोग है, 4 5 के बीच कामा का प्रयोग है। तो इस प्रकार से हम कामा के प्रयोग के द्वारा सूची बनाकर जब लिखते हैं समुच्चयों को, तो उसको हम बोलते हैं सूची विधि, और ये रिप्रेजेंटेशन का, निरूपण का पहला तरीका है। ये आपको बात ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को केवल एक बार नामांकित करते हैं, अर्थात एक समुच्चय का कोई अवयव 2 या 2 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में हमारे पास मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है। तो ये जो समुच्चय लिखने का तरीका है ये रंग है, क्योंकि देखो 2 की बारंबारता यहाँ पे 2, 1 और 2 2 बार आया है, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो अगर इसको सही रूप में लिखेंगे तो सही रूप इसका है 2 3 4 और 5, यानी 2 अवयवों को एक ही बार लिखते हैं, यानी कि हमेशा एक अवयव एक ही बार होगा। कोई अवयव अगर एक से अधिक बार आया है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। और इसमें क्रम का, हमको अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट कभी भी, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 लिखा है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 4 5 2 और 3, तो ये भी सही है, यानी कि क्रम का, एलिमेंट्स के क्रम का कोई इसमें महत्व नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक समुच्चय का कोई अवयव 2 या 2 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, उसको हम जब लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, एक से अधिक बार हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, जैसे 2 3 4 5 क्रम में है, इसके क्रम की अदला बदली भी कर दें फिर भी लिखें तब भी वो समुच्चय सही माना जाएगा और उसको लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्रम के बारे में अगर हम जानकारी करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ABC है समुच्चय, इस समुच्चय में 3 अवयव, इसको लिखने को इसको हम BAC, चाहे इसको हम CAB, चाहे इसको हम ACB, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इनके क्रमों की अदला बदली का समुच्चयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था समुच्चय निरूपण की पहली विधि, जिसको हम बोलते हैं सारणी विधि। इसको हम बोलते हैं सारणी विधि, यानी सारणी विधि में हम हमेशा समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर श्रेणी या सूची बनाकर लिखेंगे और किन्हीं 2 अवयवों को बीच हम हमेशा कामा लगा के इसका प्रयोग करेंगे। तो कोई भी समुच्चय हमको लिखना होगा तो अगर वो इस रूप में है तो हम कहेंगे कि वह सारणी विधि के रूप में लिखा गया है, और इस समुच्चय में 2 अवयवों के बीच कामा का प्रयोग निश्चित तौर पे करेंगे। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मझले कोष्ठक का ही प्रयोग करते हैं, छोटे कोष्ठक का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे अन्य किसी कोष्ठक का, बड़े कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो ग्रुप में लिखा जाएगा कामा के साथ, उसको हम ग्रुपिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म या लिस्टिंग मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें लिस्ट बनाते हैं, अवयवों का लिस्ट तैयार करते हैं, इसलिए इसको हम लिस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, जो दूसरा मेथड है उस दूसरे मेथड की चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा मेथड है गुण विधि, या इसको हम गुण विधि कह लें या ये कह लें समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम सेट
बिल्डर PUIL, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो इस गुण विधि में क्या है, गुण विधि में समुच्चयों को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे हम ये कह दें एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि समुच्चय एक के अवयव 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं की वर्ग हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर, यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, यक्स, और इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये जो दो बिंदी दिखाई दे रहे हैं इसको पढ़ते हैं सच दैट यक्स, सच दैट यक्स 10 से छोटी प्राकृत संख्या का वर्ग है। ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे इस विधि में समुच्चयों को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। इसमें विशेष गुण क्या है, विशेष गुण यह है कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम देखो इसको कहेंगे हम गुण विधि, और इसी को जब हम लिस्टिंग मेथड में, यानी कि अभी जो इसके पहले पढ़े हैं हम सूची विधि या तालिका विधि, तो उसमें अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए बराबर, देखो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स इस प्रकार है कि यक्स 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 10 से छोटी पहली प्राकृत संख्या 1 है तो 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो कह रहा है कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ तक हो गई, यानी इसको कहेंगे हम समुच्चय निर्माण विधि और इसको कहेंगे हम तालिका विधि। यानी हम इससे इसका निर्माण या इससे इसका निर्माण कर सकते हैं। यानी गुण विधि और तालिका विधि दोनों विधि में से कोई एक विधि दिया है तो दूसरे विधि का हम निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये संकेत देख रहे हो, यहाँ पर संकेत, इसको ये जो दो बिंदी है इसको कोलन कहते हैं, कोलन कहते हैं, जिसको ऐसा है कि के संदर्भ में लेते हैं और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सच दैट। शब्द के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस डबल बिंदी को कोलन कहते हैं। इसको मतलब इसको हम इस डबल बिंदी को हम खड़ी लकीर, इसके जगह पे हम खड़ी लकीर ऐसे का भी प्रयोग कर सकते हैं, खड़ी लकीर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम कब समुच्चय निर्माण विधि और कब हम तालिका विधि का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में उसको हम समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि इस विधि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है, यानी कि जिसको हम लिख सकें
ऑन पेपर, उसको हम सूची विधि से प्रयोग करते हैं, सूची विधि को प्रयोग में लाते हैं। तो कहने का मतलब अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्यों हम इसको दो विधि से लिखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों विधि प्रयोग में इसलिए लाई गई कि जब हमारे पास समुच्चयों में, यानी कि जब अवयवों की संख्या सीमित होगी, सीमित यानी कम होगी, तो इस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं किसी विधि का, सूची विधि का, यानी पहली विधि का प्रयोग करते हैं। और जब अवयवों की संख्या असीमित होगी, इसका मतलब अधिक होगी, तो इस कंडीशन में प्रयोग करते हैं हम गुण विधि का। क्योंकि सूची विधि में हम आराम से, जब हम वस्तुओं को किसी समुच्चय के अंदर लिख पाएं, तब हम सूची विधि का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 1 से लेके और अनंत तक लिखो, प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेके अनंत तक चले जाओ, तो तुम लिखते लिखते थक जाओगे। तो ऐसी स्थिति में हमको लिखने से बचने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा न लिखना पड़े, उसके लिए हम गुण विधि को प्रयोग में लाते हैं। तो ये अंतर है समुच्चय निर्माण रूप में और सूची विधि में। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कह दिया गया ए बराबर AEIO और U है। तो आप जानते हैं कि यह कोई समुच्चय है और यह समुच्चय मझले ब्रैकेट में कामा के साथ लिखा गया है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कौन विधि, सूची विधि कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम सूची बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सूची विधि। इसी को मान लीजिए हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर यक्स सच दैट। देखो, जब भी हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो सच दैट का प्रयोग जरूर करेंगे। यक्स सच दैट यक्स क्या है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, ये स्वर हैं। तो यहाँ लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूची विधि को हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर भी हमको वही अवयव मिले। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वावेल्स हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो वावेल होते हैं वो 5 होते हैं, AEIO और U। तो अगर किसी से तुम ये कह दोगे कि ये एक समुच्चय है और इसको सूची विधि में लिखो, तो कोई भी आदमी जानता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही स्वर होते हैं, AEIO U। तो इस तरह से वो लिख देगा, यानी कि बोथ आर सेम, यह भी और यह भी दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन लिखने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। जब हम इसको कामा के साथ लिखेंगे एलिमेंटों को, तो उसको कहेंगे सूची विधि। और जब सेंटेंस में लिखेंगे, ऐसे वाक्य में उसके गुण को बताएंगे, तो उसको हम कहेंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। तो इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण रूप और गुण विधि का अध्ययन कर सके। इसमें कहीं कोई अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो हमको आप व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।